जय माता दी। अपने योग के ज्ञान से बदल दी स्कूलों के बच्चों की दिशा। अपने योग के ज्ञान से बदल दी स्कूलों के बच्चों की दिशा। आइए स्वागत करते हैं पूजनीय योग टीचर मैडम निशा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे फेवरेट चैनल हमारे योगा टीचर्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। एक्चुअल में मैं इतना सम्मान के लिए योग्य नहीं, पात्र समझती अपने आप को। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करता हूं अपने पहले प्रश्न से, और वो इससे आपकी पहचान कब और कैसे हुई? तो कॉलेज लाइफ से मेरी योग की शुरुआत हुई थी। कॉलेज में बेसिकली मैं एक जूडो प्लेयर थी, तो हम लोग योगा की प्रैक्टिस नहीं करते थे, सिर्फ जूडो की प्रैक्टिस करते होते थे। बट मेरा वेट काफी कम था और मैं स्लिम होती थी, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी थी। तो मुझे वहीं पर ही मेरे जो डीपी थे उन्होंने बोला कि बेटा आप योगा भी करो, तो योगा में भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो बस वहीं से मेरा योग का सफर शुरू हुआ। तो योग के अलावा जैसे आपने बताया कि आप पहले जूडो प्लेयर थे, और इसके अलावा आप जो है जिम, एरोबिक्स और ताइक्वांडो के भी कोच हो, तो ये सब सीखने के पीछे आपका क्या कारण है? सर ताइक्वांडो तो मैंने स्कूल टाइम से स्टार्ट करा था फॉर सेल्फ डिफेंस, कि भाई गर्ल्स को आना चाहिए, तो पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड थे। तो मैं ताइक्वांडो स्टार्टिंग में स्कूल से ही कर रही थी। जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ ताइक्वांडो नहीं था, जूडो था। तो मैंने वो सेल्फ डिफेंस का ही पार्ट है, तो मैंने जूडो जो सीखा। जूडो में ही हम लोगों को इतनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह सब प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ट हो, ताकि आप जूडो कर सके। क्योंकि उसमें थ्रोज होते हैं, आपको अपोनेंट को वेट को पूरा उठाना होता है, उसे पटकना होता है। तो उसके लिए हमें जिम भी करवाया जाता था, वेट ट्रेनिंग भी कराई जाती थी। तो जब हम लोग ये सब करते थे, वहीं पर ही हमारे कोई मेरे नॉन टू थे, वो बोले कि हमारा जिम है ऐसे, तो वहां पर हमें ट्रेनर चाहिए है 1-2 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा टाइम के लिए वहां पर कुछ फिटनेस एक्सरसाइज उनको करानी होगी। तो मैंने कहा ओके सर ठीक है, मैं 1-2 घंटे अपनी प्रैक्टिस के बाद आ जाऊंगी। तो वो द जिम था डिफेंस कॉलोनी में। वहां पर जब मैं गई तो देखा कि वहां पर ना वेट लिफ्टर्स वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते थे, जिम की। तो उस टाइम के जो द जिम में वो मिस्टर दिल्ली थे, वो भी उधर में प्रैक्टिस करते होते थे। तो मुझे वहां पर सिर्फ फिटनेस फीमेल्स का सेशन उन्होंने नया स्टार्ट करा था, तो मैं वहां पर फीमेल्स सेशन लेने के लिए गई थी। तो फिर क्या होता था, मैं फीमेल्स को ट्रेनिंग कराती थी, और वेट ट्रेनिंग जो है वो उन्हीं के ट्रेनर्स होते थे, वो लोग कराते थे। फिर फीमेल्स को थोड़ा इनकम्फर्टेबल लगने लगा, तो वहीं के जो वहां पर जो गुरु थे जो कराते थे, वो अर्जुन, जैसे उनको द्रोणाचार्य अवार्डी थे वो, तो उनके जो ट्रेनर्स थे उन लोगों ने मुझे फिर ट्रेनिंग दिया कि भैया आप वेट ट्रेनिंग भी कराना स्टार्ट कराओ इनके साथ में। तो कुछ नॉलेज तो थी, बाकी सब उनसे मिली। तो इस तरह से जिम ट्रेनर ऑटोमेटिकली ही बन गई। मतलब लाइफ में ना सब चीजें कई बार ऐसा होता है कि अपने आप से होती जाती हैं। तो वो कॉलेज लाइफ से ही मेरा ये सफर अर्निंग का भी स्टार्ट हो गया कि भाई चलिए थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, कॉलेज भी हो जाता है, तो अपनी पॉकेट मनी भी निकल जाती है। तो मुझे लगता है 1-2 घंटे वहां पर निकालने में मुझे कुछ लगता भी नहीं था। तो मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सारी चीजें पूरी अच्छे से प्लान करके रखी हुई थी कि अब इसके बाद फिर ये और फिर उसके बाद ये। तो इसी श्रृंखला में आपने एनसीसी की कमांडो ट्रेनिंग भी करी, तो उससे आपने क्या सीखा अपनी जिंदगी में? सर एनसीसी मुझे बहुत पसंद थी। कॉलेज में बच्चे एनसीसी का करते थे, एनसीसी तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वो एनसीसी ज्वाइन कर लिया। तो एनसीसी में हम लोगों का मार्चिंग ड्रिल वगैरह का प्रैक्टिस रहता था, तो वो सब हम करते थे। और बिकॉज आई एम स्पोर्ट्स प्लेयर ना, तो फिटनेस वगैरह अच्छा था। तो जो इस टाइप के कैंप्स होते थे, कमांडो ट्रेनिंग कैंप्स या कुछ स्पेशल कैंप्स होते थे, उसके लिए फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर करना कंपल्सरी होता था एनसीसी कैडेट्स के लिए। तो एक कैंप आया ऐसे ही कमांडो ट्रेनिंग का, उसमें क्या होता है स्लीदरिंग का, तो उसके लिए फिटनेस देने जाना था।
तो फिर मैम ने सेलेक्ट करे कुछ बच्चे, तो मैं गई, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वो करा, पैरा ट्रेनिंग कैंप भी करा। उसके बाद एडवांस में, उसमें क्या रहता है कि ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ ओनली 20 कैडेट्स वो कैंप करते हैं पैरा पैरा का। तो जो 20 कैडेट्स होते हैं उसमें से दिल्ली के सिर्फ 2 ही होते हैं, एक बॉय एक गर्ल। तो हम लोगों का सिलेक्शन के लिए बुलाया फिटनेस ट्रेनिंग के लिए। तो फिटनेस ट्रेनिंग सफदरजंग में एनसीसी यूनिट है, तो वहां पर होती थी। तो वहां पर जब मैं टेस्ट देने के लिए गई, तो इतना रश उस एक कैंप के लिए बच्चों का, वो सिलेक्शन करते करते। और सिलेक्शन का प्रोसेस भी काफी लंबा होता है, क्योंकि सभी यूनिट से ऑल ओवर दिल्ली से बच्चे आए होते हैं, तो प्रोसेस भी काफी लंबा होता है। तो लास्ट तक वो लोग सिलेक्शन में भी 5 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से लास्ट में वो 3 रिजर्व में रख के 2 भेजते हैं। तो मैं लास्ट तक उस सेशन में बनी रही, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं लास्ट में गई। और आगरा में कैंप होता है, पैरा ट्रेनिंग कैंप, जिसके अंदर जो ट्रेनिंग होती है ना, आर्मी पर्सन्स के लिए भी होती है। तो उसमें एक कुछ चिड़िया जैसा कुछ बैच होता है जो मिलता है। अगर मैं कभी लाइफ में अगर इसी लाइन में आगे आर्मी में जाती, तो वो मैं उसके पहनने के लिए एलिजिबल होती हूँ। तो वो मिला, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि मतलब प्लेन से पैराशूट पहनकर 3000 फीट से जंप करना, लगभग 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है वो। तो वो अपने घर से अलग रहना, वहां पर काफी चीजें सीखने को मिलती है। एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप जब किसी से बात करते हो तो आपका अलग ही तरीका होता है, मतलब बोलने का अलग चेंज हो जाता है, किसी से बात करने का, काफी चीजें वहां सीखने को मिलती है। डिसिप्लिन सबसे पहले जरूरी होता है। अगर डिसिप्लिन एनसीसी में इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक टाइम पर एक चीज के लिए डिसाइड कर गए, उस टाइम पर नहीं पहुंचे, तो आपको वो काम नहीं करने दिया जाता, आप नहीं करोगे, आप बाहर रहो। तो सबसे चीज वो वहां पर सीखने को मिलती है। तो बहुत शौर्य से भरी आपकी जो है लाइफ स्टोरी आपने हमें बताई। तो ये जब सारी कलाओं की जानकारी आपके पास है, तो आप इन सारी कलाओं का मतलब, चाहे वो जिम की हो गई, एरोबिक्स की हो गई, जूडो, ताइक्वांडो या एनसीसी की ट्रेनिंग हो गई, तो आप इन सब में से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी योग की कक्षा में डालते हो ताकि वो और भी बेहतर बन सके? सर, इन सब चीजों के जो यूज है ना, उससे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास। बच्चों को बोर नहीं लगती क्लास। बच्चे मतलब योगा क्लास में, स्कूल में क्या होता है ना, योगा क्लास में जाने का मन नहीं करता बच्चों का, कि यार योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। बट हम लोग इस तरह से उसको इनोवेटिव चीजें उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ना योग करते हैं, उनको योग के साथ साथ में एक्टिविटीज भी करते हैं, तो उनको काफी इंजॉय होता है उस चीज को करने में। जैसे एरोबिक्स के साथ योगा करा दिया, तो वो एरोबिक्स का उनको अच्छा ऐसा लगता है जैसे कि हम कुछ एंटरटेनमेंट के कुछ क्लास में आए हैं, डांस क्लास हो रही है। तो या फिर कुछ मार्चिंग करते करते में बीच में मार्चिंग करा, फिर बीच में थोड़ी देर रोक के उत्कट आसन करा दिए, ऐसे मिक्स एंड मैच कराया जाता है, ताकि जो मिलती जुलती चीजों को मिक्स एंड मैच करके, तो योगा के पोजेस भी उससे परफेक्ट हो जाते हैं, उससे उनकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है, और एक जो रिदम होता है बॉडी में वो भी आ जाता है, कि जो हमें चाहिए होता है ना, कि आर्टिस्टिक योगा में एक रिदम चाहिए होता है। तो हम एरोबिक्स, और जब हम एरोबिक्स करा के उसको योगा में लाते हैं, तो वो रिदम फ्लो बहुत अच्छा आता है बच्चों के अंदर। तो आपको क्या लगता है मैम, आगे आने वाले समय में और नई क्या चीजें सीखने की आप चाह रखते हो? सर, जब भी वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार जननी है, जब चीज की जरूरत पड़ती है तो वो चीज सीख लेनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। अभी जैसे कोरोना काल में ही देख रहे हैं आप, कितनी नई चीजें हमने सीखी हैं। अभी तक कभी कभी हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं दी थी, बट अब जरूरत पड़ी तो वो भी सीखा। तो जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं जरूर सीखना चाहूंगी। बहुत बढ़िया मैम। तो हमारा अगला प्रश्न, स्कूल में योग शिक्षक इंटरव्यू में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं आपके हिसाब से? अभी तक काफी वैसे इंटरव्यू भी फेस करे हैं, देखा भी है। तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस कितना है, जो भी है इंटरव्यू कर रहा है उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है।
और एक्सपीरियंस कितना है। और जैसे आजकल क्या है स्कूल्स में, आपका इंटरव्यू के साथ साथ वो एक ट्रायल क्लास का भी देखते हैं कि भाई कैसे ट्रायल क्लास में कैसे कमांड क्या है, टीचर बच्चों को कितना कमांड कर पा रही है, और जितना आप बच्चों को देना चाहते हो तो वो कितना दे पाते हो, जो आप कन्वे कर रहे हो वो एक्चुअल में कन्वे हो रहा है बच्चे के अंदर। काफी आजकल बहुत चीजें स्कूल्स में देखा जाता है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो मैम बता रही हैं उसको उनको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक कनेक्टिविटी बन पा रही है बच्चों के साथ में कि नहीं। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ काम करते हो तो आपको उनके लेवल पे देखना होता है कि वो किस लेवल पर हैं, जहां से आपको उनका लेवल ऊपर लेके जाना है, तो वो लेवल को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें अब स्कूल्स में बहुत नोटिस भी की जाती हैं कि आप उसी उसी तरह से उसको करवा पा रहे हो। ये तो नहीं है कि बच्चे का लेवल तो है नहीं और अपनी तरफ से ही कुछ भी करवा रहे हो, तो बच्चा कैसे सीखेगा, तो आउटपुट तो आएगा नहीं, और स्कूल को आउटपुट भी चाहिए रहता है। ये बहुत अच्छी काम की बात बताई मैम आपने। मेरा अगला प्रश्न, स्कूलों में योग शिक्षक के रूप में आपकी क्या-क्या उपलब्धियां रही और उन उपलब्धियों के पीछे कितनी मेहनत लगी? सर मेहनत की बात है तो मेहनत तो लगती ही है, बिना मेहनत के कभी भी कुछ मिलता नहीं है। तो बट ये मेहनत सफल तभी होती है जब बच्चा कुछ जिसको आपने कुछ सिखाया है वो कुछ करके आया है और वो कुछ अचीव करके आया है, वही हमारे लिए उपलब्धि होती है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उनका सिखाया बच्चा कुछ अचीव कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग जब भी क्लास होती है तो उसके लिए हम लोग उसको एक ज़ीरो से समझ के ना, जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है ज़ीरो से समझ के स्टार्ट करते हैं कि हाँ बेटा ये आसन है, इसके लिए ये चीजें करनी है। इन चीजों का कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको बताना होता है कि हाँ किस एंगल में आप पोज कीजिए कि ज्यादा अच्छा दिखेगा। और छोटी छोटी सी बातें होती है कि हाथों को किस तरह से आपको स्ट्रेच करके रखना है, या फिर जब आप पोज कर रहे हो तो होल्ड करना है तो आपको हिलना नहीं है। ब्रीदिंग किस टाइम पर आपको रोक के रखनी है और किस टाइम पर करनी है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बट उससे क्या होता है जब आप पोस्टर दिखा रहे हो तब उस टाइम में एक अलग ही दिखता है वो पोस्टर, और मार्किंग उसी अकॉर्डिंग की जाती है फिर। तो किस तरह से मार्क्स आपको कंपटीशन में लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को पूरा सिखाना पड़ता है कि हाँ बेटा कि आपको जब भी कुछ भी दिखाना है तो उसको इस तरीके से दिखाना। तो इसी तरह से जैसे बच्चों को आप तैयार कराते हो प्रतियोगिताओं के लिए, तो ऐसी कौन-कौन सी किस-किस तरह की योग की प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाने का आपका अनुभव है बच्चों को? सर छोटे से लेकर बड़े हर तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारा स्कूल का इंटर हाउस है तो भी बच्चे आपस में काफी देखते हैं, सीखते हैं। और इंटर स्कूल हो गया, जोनल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गया, दिल्ली स्टेट हो गया, नेशनल लेवल तक कई तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और सबके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। सीबीएसई है, एसजीएफआई है। योग में आजकल काफी सारे कॉम्पिटिशन्स होने लगे हैं और कई सारे तरीके भी आ गए हैं। जैसे एक ही कॉम्पिटिशन नहीं होता कि सिंपल आसन है, आर्टिस्टिक होता है, रिदमिक होता है, फ्री फ्लो योगा होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ योगा ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, कुछ होते हैं सिंगल होते हैं, कुछ में एक्रोबेटिक होता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरीके से ही उनको प्रिपेयर किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप स्कूल के बच्चों में योग के हुनर को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन किस तरह से देते हो? जैसे नॉर्मली योगा क्लासेस तो आते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके पीरियड के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनको हम लोग सबसे पहले तो सेफ्टी का हमारा सबसे मेन रहता है कि कोई मेडिकली प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चे को, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। देन जो बच्चे फिजिकली फिट होते हैं उनको हम बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग से स्टार्ट कराते हैं। धीरे 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 उनको उसके अंदर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कराया जाता है कि पहले थोड़े हल्के आसन, फिर उसके बाद थोड़े और थोड़े से मुश्किल, फिर उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए होल्डिंग, तो उसके बाद ही कुछ बड़े आसनों पर उनको लाया जाता है।
अगला प्रश्न मैम, योग की प्रतियोगिताओं में म्यूजिक का चुनाव आप किस आधार पर करते हो, और कुछ फेवरेट म्यूजिक का उदाहरण भी बताएं। म्यूजिक का चुनाव हम लोग कंपटीशन के लेवल पर देखते हैं कि कंपटीशन क्या है। कई बार कोई कॉम्पिटिशन्स में ऐसा होता है कि म्यूजिक सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल ही चाहिए होता है, तो फिर हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेते हैं, उसमें शब्द नहीं रहते। तो फिर और कुछ सॉफ्ट म्यूजिक लेते हैं ताकि बच्चे को उसकी रिदम को फॉलो करने में आसानी हो। कि फास्ट होगा तो फास्ट में गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, कि वो उसको बीट को पकड़ने के चक्कर में वो थोड़ा जल्दी करेगा, तो जल्दी के चक्कर में कुछ स्टेप्स वो छूट भी सकते हैं या उतना फिनिशिंग नहीं आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि हमने परफॉर्म क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली म्यूजिक को हम सेलेक्ट करते हैं। अगर कुछ जैसे मान लो कोई स्कूल का फंक्शन के लिए हमने प्रिपेयर करना है, तो कौन से ओकेजन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन 15 अगस्त के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली पेट्रियोटिक थीम वाला सॉन्ग लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को उसके जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। कोई कंपटीशन है तो कंपटीशन में कई बार आजकल ऐसा भी होने लगा है कि थीम्स गिवन होते हैं कि आपको थीम पर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली थीम्स आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। कि आपको कोई सोशल थीम लेना है तो हमने मान लो ले लिया सेव गर्ल चाइल्ड का कोई सॉन्ग ले लिया, या सेव वाटर का कोई। अब उन्होंने सोशल बोल दिया तो हमने कुछ ऐसा वाला थीम पर सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो जो कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई कर सके कि सॉन्ग जो है और जो वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो आसन्स कर रहे हैं, वो उसको जस्टिफाई कर सके। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सॉन्ग्स का चयन करते हैं सर। तो आइए चलते हैं हमारे इंटरेस्टिंग नए सेक्शन जिसका नाम है अजब गजब। तो इस अजब गजब सेक्शन में मैं आपको 3 सिचुएशंस दूंगा एक एक करके, और आपको उन तीनों सिचुएशंस के बारे में आपको जो भी लगता है तो वो आपको बताना है। तो पूरा अपना दिमाग के घोड़ों को आप चारों तरफ दौड़ा सकते हो उनके जवाब को देने के लिए। तो आप रेडी है मेरे साथ खेलने के लिए अजब गजब? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ अजब गजब। पहला प्रश्न, मान लो आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है, लेकिन ये कह के कि वो आपको एक ही दिन में खर्च करने हैं, नहीं तो वापस ले लिए जाएंगे सारे के सारे। तो आप उस 1 करोड़ रुपए को एक दिन में कैसे खर्च करोगे? सर 1 करोड़ सर कुछ हम योगा सेंटर खोलेंगे नया, जिससे कि हम लोग और लोगों को भी योग से कनेक्ट कर सकें। अरे वाह, इसमें आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा? सर जब हम लोग वहाँ पे कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ भगवान सब रास्ते वहीं से खुलते जाते हैं। बहुत अच्छी थिंकिंग है मैम आपकी। तो अजब गजब का दूसरा सवाल, ट्रक जा रहा है हाईवे पर, और हाईवे के दोनों तरफ जो है वो पेड़ हैं। तो उस ट्रक से काला धुआं निकल रहा है। तो उस ट्रक से निकले काले धुएं से पेड़ क्या कहता होगा? सर पेड़ कहता होगा कि मैं तो तुम्हें हमेशा जीवन देता हूँ, पर तुम क्यों मुझे मारने पर तुले? जी मैम। तो हमारा अजब गजब का आखिरी प्रश्न, अगर रसोई के बर्तन हमारे मन की बात समझ जाएं तो क्या क्या हो सकता है? सर खाना सर्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जब कटोरी चाहिए होगी तो कटोरी हाजिर, जब चम्मच चाहिए होगा चम्मच हाजिर, जो चाहिए होगा वो तुरंत अपने आप ही हाजिर हो जाएंगे लोग।
तो ये था हमारा अजब गजब। तो हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो आपने मैम योग रेफरी का कोर्स भी करा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपने ये कहाँ से किया है, इसका सिलेबस क्या होता है मोटे मोटे तौर पे, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो भी आपको ठीक लगे। सर योग रेफरी के लिए क्या होता है कि पहले स्टेट लेवल पर सेलेक्ट किया जाता है कि कौन टेस्ट होता है, सिलेक्शन होता है। जब आप स्टेट लेवल पर रेफरी करते हैं तो स्टेट ही आपको रेफर करती है नेशनल रेफरी के एग्जाम्स के लिए। तो मैंने 2018 में ये करा था। जब और ये इसका क्या रहता है कि जब नेशनल्स होते हैं ना, वहीं पर ही आप इसको दे सकते हो टेस्ट को। तो आपको एक फॉर्म भरना होता है जो कि आपकी स्टेट आपको उसको रेफर करके आपको भेजती है, और जब आप नेशनल में अपनी टीम के साथ जाते हैं तो उसी दौरान में ही आपको वो रेफरी टेस्ट दे पाते हो। और जब आपका रेफरी टेस्ट हो जाता है, वो रिजल्ट भी उसी के दौरान ही आ जाता है लास्ट डे पर। जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल के लास्ट डे पर, वो आपको रिजल्ट भी दे देते हैं और साथ में योगा रेफरी का सर्टिफिकेट। और जी। सर सिलेबस का जहाँ तक रहा है, तो सिलेबस सर इस टाइप से होता है जैसे कि कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं कि एक पोज दे दिया आपको कि अब आप जज करो कि इस पोज को आप क्या मार्किंग देंगे। तो आपको उसके अंदर मार्क्स लिखे हुए रहते हैं, आपको उस पोस्चर को देखना होता है इसमें क्या गलती है, कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो आपको वो मार्क वहाँ पर उसको ऑप्शंस में से टिक करना होता है। ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, रिटर्न भी होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। और आपकी जो जनरल बॉडी है उससे उसकी अपनी योगा की हिस्ट्री क्या है, ये सब टाइप का सिलेबस रहता है और उसमें से ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्यादा कुछ इतना खास नहीं रहता कि कोई नहीं कर सकता आसानी से। जो थोड़ा सा भी इसके प्रति अपना रुझान रखता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, योगा में सीखना है, वो कर सकता है। अगला प्रश्न, आप अपनी यौगिक दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताएं। सर यौगिक दिनचर्या ऐसे रहता है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं हम लोग योगा के लिए। देन वही अभी तो कोरोना काल है तो घर पर हैं, तो हम लोगों का सुबह में योगा हो गया, बाकी दिनचर्या जैसे रहती है नॉर्मली वैसे ही है। बट जब हम स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीका हो जाता है कि सुबह में अपना जल्दी से गए, स्कूल के बच्चों का सुबह का सेशन लेना है, उसके बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली सेशन आएंगे। तो उसके लिए बीच में कुछ फ्री पीरियड होता है तो हम प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए, यहाँ थर्ड क्लासेस का क्या सिलेबस रहना चाहिए, तो क्या कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, फोर्थ के लिए क्या रहेगा। मतलब अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से हम लोग कुछ एक सिलेबस डिजाइन कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें करानी है, और एक एक क्लास वाइज भी डिजाइन करते हैं कि एक साल के अंदर हम इस क्लास के बच्चों को इतने आसन करा देंगे और आगे की क्लासेस के लिए, ताकि उनको थोड़ा हाई लेवल पे ले जाने के लिए हमें आसानी रहे। तो ये सब रहता है, तब तो दिनचर्या थोड़ा डिफरेंट रह जाती है। तो ऐसे चलता है। इवनिंग में थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, फैमिली के साथ में मेडिटेशन कर लेते हैं, बस इतना ही रहता है। गृहस्थ जीवन के साथ योग का आप किस तरह से तालमेल बिठाते हो। सर कुछ क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है तो कुछ मुश्किल नहीं रहता है। जिस तरह से सबका नॉर्मल लाइफ रहता है, ऑफिस जाते हैं, तो हम लोग योग से जुड़े, हम योग करते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती इसमें कि भाई आपको कुछ बैलेंस करना पड़ रहा है या कुछ। अभी इतना रच बस गया है हमारी लाइफ के अंदर, तो हमें कुछ फर्क ही नहीं लगता कि हाँ कि हमें कुछ किसी चीज को एडजस्ट करना पड़ रहा है या बैलेंस करना पड़ रहा है। सब चीजें बहुत स्मूथली चलती हैं। बच्चे शाम के टाइम में थोड़ा सा टाइम मेरे साथ निकालते हैं, जिसमें थोड़ा वो मेडिटेशन में उनको कराती हूँ, एक्सरसाइज कराती हूँ हल्की फुल्की सी। फैमिली के साथ इतना ही रहता है, बाकी अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उसके हिसाब से रहता है। अगला प्रश्न, तो आप में अगर दिनचर्या के कामों को करते हुए थोड़ा स्ट्रेस यदि आ जाए, तनाव आ जाए, तो आप उस तनाव को किस तरह से कम करते हो। सर सबसे बेस्ट तनाव को कम करने का तरीका ही फैमिली के साथ होता है कि आप थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, अपने बच्चों के साथ
अपना टाइम निकालिए, अपने घर के बुजुर्गों के साथ टाइम निकालिए। तो उनके साथ जब बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। तो और थोड़ा-सा जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उससे भी थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। एक अच्छी आदत है जो मैंने सब बच्चों को बोलती हूँ, वो भी डालें कि रात को सोते समय एक बार ज़रूर उस परमपिता को धन्यवाद करें और अपने पूरे दिन की दिनचर्या को माइंड में सोते टाइम रिवाइज़ करें कि आज मैंने सारा दिन क्या किया और ये सोचें कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था और क्या मैं अच्छा कर सकता था। तो ये 3 क्वेश्चन अपने आप से रोज़ सोते टाइम ज़रूर पूछें, ताकि अगला दिन आपका उससे भी बेहतर बन सके। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। इससे तो मुझे लग रहा है कि मेमोरी भी शार्प हो सकती है, क्योंकि अपने पूरे दिनचर्या को अपने माइंड में रिवाइज़ कर रहे हैं, तो मेमोरी भी शार्प हो सकती है इससे तो। ये सर कि जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। वो तो कहते हैं टाइम इज़ मनी। तो आप अपने टाइम को देखेंगे कि आपने क्या टाइम वेस्ट करा, जो आप यूटिलाइज़ कर सकते थे। तो बच्चों को भी ये रियलाइज़ खुद से सेल्फ रियलाइज़ होता है कि यार मैं ये काम तो कल भी कर सकता था, मैंने आज तक के लिए क्यों छोड़ा? अगला प्रश्न, नेचुरोपैथी को किस तरह से आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो? सो नेचुरोपैथी तो शुरू से ही हम लोगों के लाइफ के अंदर ना बिल्कुल मिली हुई है जैसे। तो पहले से भी ये लोगों के बीच में था नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी में होता क्या है, बेसिकली इसका एक ही फंडा है कि हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जो भी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे से डिजीज़ आती है। तो और बैलेंस करने के लिए सब चीज़ें हमारे आस-पास में ही मौजूद होती हैं। तो जैसे हमारे फिंगर्स हैं, फिंगर्स के अंदर भी 5 फिंगर्स हैं, 5 एलिमेंट्स को रिप्रेज़ेंट करती हैं वो। तो जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अगर मान लो ज्वर है, यानी कि अग्नि तत्व बढ़ गया, तो क्या करते हैं हम, गीली पट्टी करते हैं ना घर में कि भई ज्वर उतर जाए, तो ये नेचुरोपैथी है। स्टमक एक हो रहा है, अजवाइन खा लो, तो ये भी नेचुरोपैथी है। हेडेक हो रहा है ज़्यादा से, तो हम सिर के ऊपर थोड़ा-सा सिकाई करते हैं या तो ये इसी तरह से अपने हम नेचुरोपैथी के थ्रू अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अभी कोई बहुत जैसे दुबला-पतला है, तो इट मीन्स पृथ्वी तत्व जैसे उसका कम है। हम उसको डाइट देंगे क्योंकि डाइट जो है उससे पृथ्वी तत्व उसका बढ़ेगा। तो तो इसी तरीके से अभी जुकाम है यानी जल तत्व बढ़ा हुआ है, तो कुछ गरम अग्नि तत्व दे देंगे। अग्नि तत्व देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाओगे। तो कुछ नेचुरोपैथी बिल्कुल नेचुरल है। हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में हम सिर्फ़ इन 5 तत्वों को बैलेंस करना ही सिखाते हैं नेचुरोपैथी के थ्रू। आप खुद से बैलेंस रखिए, नहीं तो बैलेंस जब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, तो छोटे-छोटे से होम रेमेडीज़ करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ क्रोनिक डिज़ीज़ हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि हाँ जी, आपको कुछ मिट्टी की पट्टी करनी है या फिर कुछ और हिब्बात लेना है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरोपैथी से होती हैं, पाँचों तत्वों के द्वारा ही क्योर किया जाता है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है क्यों, क्योंकि। क्यों 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 क्योंकि 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 तो इसमें मेरे मित्र आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। तो बेसिकली वो क्यों में पूछेंगे और आपको उन प्रश्नों का एक-एक करके क्योंकि में उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि। तो पहला प्रश्न, हम लोग ओम का उच्चारण योगा क्लास से पहले और अंत में क्यों करते हैं? ओम इज़ अ यूनिवर्सल साउंड। ये आप कुछ बोलो चाहे ना बोलो, ये सब जगह बिल्कुल एक रूप से चलता जा रहा है। हर जगह, हर समय, जिस टाइम आप बिल्कुल शांत होते हो, उस टाइम भी आपके शरीर के अंदर ये ओम का स्वर चलता रहता है। और एक और बात है ओम के स्वर की,
कि ये हमारी जो टोटल 72 जितनी भी नाड़ियां हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए हम ओम शब्द का उच्चारण, आप देखते होंगे कि जिस भी कोई भी मंत्र होते हैं, सब मंत्र ओम से स्टार्ट होते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि यह ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है और ये हमारे शरीर को ऊर्जा, एनर्जी से भर देता है। ऊर्जा इससे सारी की सारी 72 की 72 नाड़ियां ऊर्जावान हो जाती हैं। Second question, why yoga mat is important or is necessary while doing yoga? योग करते समय योगा मैट या आसन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? योग मैट इसलिए जरूरी है ताकि अर्थ ना हो, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे मेडिटेशन कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचारण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब हम धरती पर मैट नहीं बिछाते हैं तो वो सारी की सारी ऊर्जा जो होती है धरती अब्सॉर्ब कर लेती है। तो हमें क्या करना होता है, मूलाधार से हमारी जो ऊर्जा है हमें ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ऊपर की ओर ले जानी होती है। और अगर हम मैट नहीं बिछाते तो वो अर्थ हो जाती है, सारी की सारी ऊर्जा अब्सॉर्ब हो जाती है, वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक बाधा डालने के लिए, उसका जो कि नीचे ऑब्जर्व ना हो हमारे शरीर में, वो ऊपर की ओर गति करे, हम योग मैट बिछाते हैं। तीसरा प्रश्न कि जल नेति करते समय हम लोग जल में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, क्यों? ये आपने देखोगा पेड़ होता है ना, पेड़ में क्या होता है, इसकी रूट से जो पानी होता है वो बिल्कुल आखिरी पत्ते तक पहुंचता है। तो ऑस्मोस प्रक्रिया बोलते हैं कुछ इसको साइंस में। तो क्या होता है कि अब जब हम कुछ भी नेति करते हैं ना, तो नेति करते वक्त क्या होता है, जो जल होता है वो बीच में ऑब्जर्व, जो उसका रूट, उसका जो वे होता है वो ऑब्जर्व ना कर ले कि सारा जो जल हमने राइट नोस्ट्रल से डाला या लेफ्ट नोस्ट्रल से डाला, वो सारा का सारा जल बाहर आ जाए। तो अगर नमक नहीं डालेंगे, और एक चीज और, उसको ना हल्का सा गुनगुना भी करना होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसके लेवल तक का, ठीक है, हल्का सा गुनगुना और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देते हैं, ताकि जो वो पानी है वो हमारी जो उसका जो वे होता है, जिस वे को फॉलो करके जो जल है दूसरे नोस्ट्रल से बाहर आता है, वो जो वे है उसके अंदर वो ऑब्जर्व ना हो जाए, तो इसलिए उसके अंदर सीधा नमक मिलाया जाता है। और जल नेति करने के बाद कपालभाति प्राणायाम किया जाता है दोनों नोस्ट्रल से अच्छे तरीके से, ताकि जितना भी जल है वो बाहर आ जाए, अंदर ना रह जाए। हाँ जी सर। जी, तो बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया तीनों प्रश्नों का क्यों की सेक्शन में। तो आइए अपना रेगुलर क्वेश्चंस में चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि योग के क्षेत्र में अच्छा कमाने के लिए एक योग साधक को आपके हिसाब से क्या-क्या मेहनत करनी चाहिए? सर, आज के टाइम में योग साधक को योग तो सीखना ही है, योग के साथ में न्यू जो टेक्नोलॉजी है वो भी सीखना है, और योग की जो नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है। अभी प्रैक्टिकली तो आप सीख गए, एक कंपटीशन खेल रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिकल तो सीख गए, बट उनको थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, उसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि किसको ये करना है। जब हम योग क्लासेस कराते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये है तो नहीं करना है, ये है तो नहीं करना है, और लेकिन ये चीजें स्कूल लेवल पर नहीं बताई जाती हैं सब बच्चों को कि कौन सी डिजीजेस में नहीं करना है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो जब भी कोई योग ट्रेनर बनना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज में क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है, और कुछ भी बड़ा करने से पहले उसके लिए प्री योगिक एक्सरसाइज करनी है, करने के बाद में कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो नॉलेज जब तक नहीं है, होता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, तो आधे ज्ञान से क्या होगा कि आप अगर आधा ज्ञान रखोगे तो आप किसी को सही से गाइड नहीं कर पाएंगे, तो जो अच्छे होने की जगह आप किसी का बुरा ना कर दो, तो तभी किसी को बताना चाहिए जब आपको उसके बारे में खुद से पूरी नॉलेज हो। तो योगा ट्रेनर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके लिमिट्स, उसकी पावर्स
दोनों ही पता होनी चाहिए। तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो आजकल है, जैसे अब टाइम चेंज होता जा रहा है, तो टाइम चेंज होने के साथ साथ आप देख रहे हैं अब यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। तो टाइम के साथ सबको वक्त के साथ बदल जाना चाहिए ना, तो वो भी जरूरी है। तो सब चीजें जब साथ में होती हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है। तो सब चीजों को साथ में लेके चलना है मेरे ख्याल से। जी, तो साथ में लेने की बात आई तो परिवार के सदस्यों को आप अपने साथ में योग के साथ में कैसे लेकर चलते हो? उनको कैसे जोड़ते हो? सर, परिवार के सदस्य मेरे साथ में इवनिंग में योग करते हैं और मेरी हर समय मदद करते हैं। कभी कॉम्पिटिशन्स में बाहर भी जाना पड़ता है, तो वो लोग बहुत अच्छे से घर को अपने आप पीछे से भी मैनेज करते हैं। मतलब ये सब चीजें जरूरी होती हैं। एक परिवार में सब एक साथ होते हैं, तो जिसको जब जरूरत होती है तो उसके सपोर्ट में सब साथ में रहें। योग भी यही सिखाता है कि आप सब साथ में एक साथ मिलकर चलें। जब साथ में होते हैं तो हर कोई आगे बढ़ता है। जी। अगला प्रश्न, योग के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्तोत्र कौन-कौन हैं? सर, कृष्ण सर, जिन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है योग से। कई सारी योग की जो बारीकियां होती है ना, वो जैसे शुरू में मुझे नहीं पता चलता था। इवन जजिंग के टाइम पर भी मुझे कई बार स्टार्टिंग में जब स्टेट लेवल पे थे हम लोग, तो कई चीजें नहीं होती थी पता, तो मैं सर से पूछती थी। वो हमेशा मुझे हेल्प करते थे। विजयमल सर थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा कि प्रमोट करने में आगे, बेटा ये चीज गड़बड़ है, इसको ऐसे ठीक करो, इसमें ये ठीक करो। तो योग में ये चीज बहुत अच्छी है कि लोग जो है ना एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमेशा ये नहीं सोचते कि मुझे आता है तो मैं दूसरे को क्यों सिखाऊं। तो उनमें ये बात नहीं होती। जितना खुद को आता है वो सबका, वो उनको पता है कि ये सबके लिए है, तो वो बांटते हैं। और ऐसी तरह से उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प करा है और मैं उनसे काफी कुछ हमेशा सीखती रही हूँ और आगे भी सीखती रहूंगी। जी। और अगला प्रश्न, हम आपसे कोई आपकी फेवरेट योग प्रार्थना की 2 पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मैं सुनाना चाहूंगी शांति पाठ, जो कि हम योगा की क्लासेस में हम हमेशा करते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं तो आँख बंद करके सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाली प्रार्थना को सुनकर। और अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, अपने अगले प्रश्न पर। आपका जन्मदिन कब आता है और आप उसको किस तरह से मनाते हो? सर, जन्मदिन, सर हम सुबह मंदिर जाते हैं। मंदिर जाके माता का आशीर्वाद लेते हैं। वहां पर कुछ कंजक कंजक होती है हमारे यहाँ, शुरुआत से ऐसे ही रहे कि कंजक पूजन किया जाता है जन्मदिन पर। तो कंजक बिठाते हैं और इवनिंग में वैसे ही जैसे कि हम लोग केक कटिंग करते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब ऐसे कर लेते हैं। और कब आता है, कौन-सी तारीख? सर, 24 सितंबर। और इसी के साथ ही हमारे सवालों का सिलसिला खत्म होता है। आइए चलते हैं मैम अपने सबसे एक्साइटिंग सेक्शन, जिसका नाम है जल्दी 10। तो इस सेक्शन में इसको रैपिड फायर क्वेश्चंस, इसमें मैं आपसे पूछूंगा 10 पूछूंगा मैं आपसे क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस मैं दूंगा, जिनमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करके मुझे बताना है। आपको अपनी तरफ से कोई तीसरी ऑप्शन जोड़नी नहीं है और ना ही मुझे बतानी है। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि 2 में से कोई एक गलत है और एक सही है, दोनों ही सही है। बस इस समय उन दोनों में से आपको ज़्यादा
अपीलिंग क्या लग रहा है, ज्यादा अच्छे से क्या ऑप्शन लग रही है, वो आपको चुनाव करके मुझे बतानी है। तो आप रेडी हैं मैम? यस सर। तो चलिए आपके साथ खेलते हैं अपना अगला सेक्शन जल्दी 10। मेरा पहला प्रश्न, मन पर विजय या इंद्रियों पर विजय? मन पर विजय। दूसरा प्रश्न, सूरज या चंद्रमा? सूरज। तीसरा प्रश्न, नौका या खिवैया? खिवैया। चौथा प्रश्न, सावधानी या मनोबल? मनोबल। पांचवा प्रश्न, भूगोल या इतिहास? भूगोल। अगला प्रश्न, तजुर्बा या काबिलियत? काबिलियत। सातवां प्रश्न, गुलाब या मोगरा? मोगरा। आठवां प्रश्न, धूप या अगरबत्ती? अगरबत्ती। सेकंड लास्ट, प्रिय वस्तु या प्रसिद्ध वस्तु? प्रिय वस्तु। और आखिरी प्रश्न, भारत या इंडिया? भारत। और इसी के साथ ही हमने अपना सेक्शन जल्दी 10 खत्म किया। आपके साथ ये सेक्शन खेल के बहुत ही अच्छा लगा मैम, और आपने अपना कीमती समय भी हमें दिया। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसे लगा मैम, आप कुछ थोड़ा सा बताएं। सर धन्यवाद सर, बहुत अच्छा था इंटरव्यू। ये इसमें जो अजब गजब का सेशन था वो भी बहुत अच्छा था, और बीच में छोटे छोटे से जो आपने सेशंस करे हैं ये जल्दी 10 बहुत ही अच्छे थे। इंटरव्यू करके भी बहुत अच्छा लगा कि ठीक कि कुछ अच्छी चीज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा साथ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए। जी मैम, और बिल्कुल इसी तरह से हम अपने इस चैनल में योग टीचर्स का इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से यही कहूंगा कि अगर उनको भी लगता है कि किसी योग टीचर का वो इंटरव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। तो यहीं पर ही हम आपसे विदा लेते हैं। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, और आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। 2 1 एकादश हुए, 2 1 एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने। हाँ, शून्य के भी योग से अंक होते 10 हुए। तो मेरा भी यही मानना है कि सबको साथ लेके चलें, जोड़ के चलें, बीइंग ह्यूमन, एक दूसरे के साथ सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। जैसे कि एक शून्य को भी अगर एक अंक पीछे लगा लेता है तो उसकी पावर 10 गुना हो जाती है। तो अगर हम सब भी एक सबको साथ लेके चलेंगे तो हम भी एक बढ़िया तौर पर आगे से बढ़ेंगे और सब आगे बढ़ेंगे एक साथ। थैंक यू।